नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह आपके जीएस का पेपर 2 यानी कि आईआर का जो सेगमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वहां से जाकर के ये जुड़ेगा। अब इसमें हम देखेंगे क्या, जैसे टॉपिक आप देख रहे हैं परमाणु हथियार की दौर में ईरान और सऊदी अरब को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं सलमान, इन्होंने कुछ बयान दिया है हाल ही में ईरान के संबंध में और वह जाकर के जुड़ता है परमाणु हथियार से। इसीलिए अब इस टॉपिक पर बात करना बेहद जरूरी हो जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे, परमाणु हथियार की बात करेंगे, तब हम भारत की भी चर्चा करेंगे कि भारत के पास परमाणु हथियार कितने हैं, उनकी संख्या क्या है। हम पाकिस्तान को भी देखेंगे, क्योंकि भारत की अवस्थिति इस तरह की है कि इसके दोनों ही तरफ देखेंगे पड़ोसी देश जो है वह परमाणु संपन्न है। चीन की बात करें तब भी या फिर पाकिस्तान की बात करें तब भी। तो यह हम देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि दुनिया के किन किन देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है और उसकी संख्या कितनी है। इन सब मुद्दों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस सामान्य अध्ययन का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रही है और यह संस्कृति आईएएस के दिल्ली सेंटर पर होगा। जो आरंभ करने की तारीख है वो 3 अक्टूबर को और वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी। यह हाइब्रिड मोड में उपलब्ध होगा। हाइब्रिड मोड कहने का मतलब है कि आप ऑफलाइन कक्षा में आकर के भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। संस्कृति आईएएस के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की टीम है, आप उनसे परिचित होंगे ही। यह कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब हम लौटते हैं मुद्दे की तरफ कि यह विषय जो है चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कुछ कहा है, बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, ईरान परमाणु हथियार हासिल करेगा तो हम भी करेंगे। ठीक है, भारत से समझौता पर भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। अभी हाल ही में G20 की मेजबानी भारत ने किया था और ये 9 से 10 सितंबर के बीच ये यहाँ पर थे। इसके बाद इनका यहाँ राजनयिक दौरा भी हुआ था, तो इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। अब यहाँ आप हेडिंग में ही देखिए, इन्होंने कहा कि यदि ईरान जो है परमाणु हथियार हासिल करता है तो हम भी करेंगे। जाहिर सी बात है, ईरान से फिर क्या ताल्लुकात है सऊदी अरबिया का। भाई, आपको यदि परमाणु हथियार हासिल करना आपको जरूरी लगता है तो आप इस काम को कीजिए, आप दुनिया के समक्ष इस बात को रखिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि यदि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, इसका मतलब है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ तकरार जरूर है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि ईरान के साथ सऊदी अरब का क्या संबंध यहां पर बनेगा। चलिए, प्रमुख बिंदु क्या है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। और प्रमुख बिंदु में सबसे पहले समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कहानी आती है। डोनाल्ड ट्रंप जो थे एक मुखर राजनयिक के रूप में सामने आए। इन्होंने कई समझौते तोड़े। अमेरिका का जिन जिन संगठन के साथ कई समझौता था, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता के बारे में आप जानते हैं, ये पेरिस जलवायु समझौता से भी बाहर हो गए थे। इसी तरह अमेरिका ने ईरान के साथ एक समझौता किया था। दरअसल P5+1 कंट्री +1 में, P5 में वो सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं, और 1 में कौन सा आ जाता है, जर्मनी यहाँ आ जाएगा। तो ये 6 कंट्री जो है यह मिलकर के ईरान के साथ एक समझौता करते हैं और इन्होंने ईरान से कहा कि देखो भैया, तुम है परमाणु हथियार जो है वह विकसित मत करो। ठीक है, तुम परमाणु हथियार का विस्तार मत करो, नहीं तो हम तुम पर प्रतिबंध लगाएंगे। यदि तुम परमाणु विस्तार नहीं करते हो, हथियार नहीं बनाते हो, तो हम लोग तुम पर आर्थिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, राजनीतिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, जहां जहां आपको फंडिंग की जरूरत होगी, मदद की जरूरत होगी, वित्तीय तौर पर या राजनीतिक तौर पर, हम लोग मुहैया कराएंगे। ये डील था P5+1 का ईरान के साथ। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति रहे जो विभिन्न तरह के डील से बाहर निकलने के लिए जाने गए। इन्होंने कहा कि ईरान जो है हमें धोखा दे रहा है, अमेरिका को धोखा दे रहा है। दरअसल ये इस संधि में तो है, लेकिन ये चुपके से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, और यह आरोप लगाते हुए यह इस समझौता से बाहर हो गए। अब अमेरिका जो है इस समझौता का एक बड़ा कंट्री रहता है। अमेरिका जैसे ही समझौता से बाहर होता है, उसके बाद यह समझौता अपने आप में ही, इसका कोई मकसद नहीं रह जाता है, ईरान भी इससे बाहर
निकल जाता है। तो इसके बाद जो है निश्चित तौर पर स्थिति और बदल जाती है। 2015 में ये चीज हुआ था और ये न्यूक्लियर डील समझौता यह किया गया था, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही इसके बाद ईरान निकलता है इस समझौता से, ईरान पर और सारे आरोप लगने शुरू होते हैं कि ईरान जो है वह परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। हालांकि ईरान ने कभी ऐसा आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। ईरान हमेशा इससे इनकार करता रहा है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है और भविष्य में भी उसकी कोई मकसद नहीं है कि वह परमाणु हथियार विकसित करे। लेकिन दुनिया भर के रिसर्च एजेंसी जो है उनका यह कहना है कि ईरान जो है दुनिया को बरगला रहा है और वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित लगातार करता रहा है। अब यहां पर सऊदी अरबिया की एंट्री होती है। सऊदी अरबिया के एंगल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सऊदी अरब को क्या परेशानी है ईरान से। ठीक है, देखिए अगर यहां पर देखिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने क्या क्या कहा है, इस बात को सबसे पहले ले लेते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं सलमान। सलमान के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि यह जो है इन्हें एक प्रगतिशील सोच का व्यक्ति माना जाता है। जब से ये सऊदी अरब के वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली है, ये कई तरह के वहां पर सुधार के कार्यक्रम भी चलाए हैं। अभी जैसे हाल ही में इनका क्या कहना, आप सऊदी अरबिया का जानते हैं, वह गल्फ कंट्री है। इस तरह की स्थिति वहां है कि वहां आप तेल से, पेट्रोल से ही ज्यादा चीजें चलता है, लेकिन समय के साथ बदलाव की जरूरत है। तो इन्होंने पर्यटन पे काफी फोकस किया है। हाल ही में ये स्पोर्ट्स के फील्ड में, खेल कूद के फील्ड में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने कहा है कि यदि 1% जीडीपी सऊदी अरबिया का स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने से बढ़ेगा तो ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पोर्ट्स में करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इन्हें एक प्रगतिशील सोच का लीडर माना जाता है। इन्होंने हाल ही में कुछ बात कहा ईरान को लेकर के। इन्होंने कहा कि देखिए हमें यह जानकारी मिली है कि ईरान लगातार परमाणु बम जो है हासिल कर रहा है, इसकी कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, यदि ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर हम सभी इससे चिंतित होंगे। गल्फ कंट्री के जितने देश हैं उसकी बात भी की गई और इन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश जो हैं, जो शांति प्रिय देश हैं, जो नहीं चाहते कि परमाणु हथियार के जखीरा में इजाफा हो सके, वे सभी लोग इससे चिंतित हो जाएंगे। और इन्होंने कहा कि परमाणु हथियार हासिल करना एक गलत कदम है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम यह मान के चलेंगे कि आप अपने पड़ोसियों को निश्चित तौर पर से डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, जंग का ऐलान करेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए आप ईरान के संबंध में कि आप जो है यह हथियार बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल तो आप करने वाले हैं नहीं। ठीक है, अभी तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो आप देखेंगे तो जापान पे ही हुआ, अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद इसका इस्तेमाल तो कहीं हुआ नहीं और दुनिया के सभी देश कह रहे हैं कि देखिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इसी तर्क को इन्होंने दिया कि आप इसका इस्तेमाल तो करने वाले हैं नहीं, और यदि आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इसका इस्तेमाल किसके विरुद्ध करने वाले हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। यही बात इनको घर कर गया कि किसके विरुद्ध। तो भाई ईरान की जो दुश्मनी चल रही है वह सऊदी अरबिया से चलती है। ठीक वैसे जैसे भारत और पाकिस्तान में वैचारिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेद तो है ही, लेकिन राजनीतिक मतभेद इस वजह से है क्योंकि वह विचार का मतभेद है। तो ठीक इसी तरह से सऊदी अरबिया और ईरान में वैचारिक मतभेद है। इसी बात को इन्होंने ले कहा कि फिर आप जो है जंग का ऐलान कर रहे हैं, आप बाकी दुनिया को खतरा में डाल रहे हैं, आप हमें जो है शंका की स्थिति में डाल रहे हैं, यही इनका कहना है। अब यहां पर हम उस मुद्दे पर पहुंचते हैं जिसका मैं बराबर आपको चर्चा कर रहा था कि सऊदी अरबिया और ईरान के बारे में यह क्यों कहा जाता है कि यह नैसर्गिक तौर पर दुश्मन है। ठीक है, देखिए वैसे हाल ही के दिनों में सऊदी अरबिया ने कई ऐसे कंट्री के साथ अपने संबंध सुधारे हैं जिनका उनको सदाबहार दुश्मन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं इजराइल का बताना चाहूंगा। अभी क्राउन प्रिंस सलमान कहे हैं कि इजराइल के साथ जो है संबंध लगातार हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में रुकाव नहीं आया है। यहां तक उन्होंने कहा कि इजराइल में किसकी भी सत्ता बन जाए, मान लीजिए अभी नेतन्याहू हैं, उसके अलावा भी कोई वहां पर सत्ता में आ जाए, कोई भी पार्टी आए, इन्होंने कहा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि इजराइल के साथ हमारा जो वार्ता है वह जारी रखे और संबंध मधुर हो। फिलिस्तीन के लोग की भी इन्होंने चर्चा किया कि हम चाहते हैं फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके जीवन में शांति आए और ये इजराइल के माध्यम से ही हो सकता है। अब अपने आप में समझ लीजिए, जो सऊदी अरबिया और
जो इजराइल है वह अपने आप में नैसर्गिक दुश्मन है, लेकिन वहां भी इन्होंने वार्ता का एक गुंजाइश ढूंढा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सलमान प्रगतिशील सोच के प्रशासक माने जाते हैं, बावजूद इन्होंने ईरान को लेकर के यह बात कहा। तो क्या है दोनों देशों के बीच झगड़े की जड़? देखिए, सऊदी अरब जो है, दोनों ही सबसे पहले समझ लीजिए इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरबिया भी इस्लामिक कंट्री है और ईरान भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक पेंच है। जैसे इस्लाम में आप जानते हैं कि सुन्नी मुसलमान होते हैं, शिया मुसलमान होते हैं, दो अलग अलग उपवर्ग आप इसे कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमान भी हैं, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान के लोग अहमदिया मुसलमान को मुसलमान वर्ग नहीं मानते उनको, ठीक है, मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं होते और तरह तरह के उन पर जुर्म भी किए जाते हैं। यह हम शिया और सुन्नी को लेकर के बात करेंगे। सऊदी अरब की हम बात करेंगे तो वह सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है, और यदि हम बात करें ईरान की तो वह शिया बहुल मुस्लिम देश है। यानी कि सऊदी अरब जो है उन मुसलमानों का नुमाइंदा है जो सुन्नी हैं, और शिया मुसलमानों का नुमाइंदा कौन सा है? कंट्री ईरान है, ठीक है। यहां लेकर के इन दोनों को मुख्य वजह यही है, ठीक है। यह जो वैचारिक मतभेद है दोनों के बीच, यह और भी चीजों पर गहरा मतभेद उत्पन्न करता है। यहां पर क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर के फिर बात आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर मैप के हिसाब से आप यहां पर समझिए, एशिया का मैप यहां पर आप देख रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट में चलते हैं, मिडिल ईस्ट में पहुंचते हैं तो हमने यहां पर ईरान को देखा, इसकी अवस्थिति, और यहां पर सऊदी अरबिया पर जाता है, ठीक है, ये दोनों। अब इस क्षेत्र पे दबदबा का बात आता है कि किसका प्रभुत्व होगा। सऊदी अरबिया निश्चित तौर पर समय के साथ डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसा सलमान का मैंने चर्चा किया, लगातार ऐसे शासक वहां आए जो यहां की स्थिति लगातार बेहतर करते नजर आ रहे हैं। ईरान जो है निश्चित तौर पर अपने पुराने ख्यालात में है कि एक समय था जब इस्लाम जो है यहीं से कहीं न कहीं शासित होता था, इस्लाम की दुनिया यहां से चलती थी, ठीक है। तो ईरान उस सोच के साथ चल रहा है, अपने पौराणिक गौरव के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, और सऊदी अरब अभी कहीं न कहीं इस्लामिक दुनिया का एक नुमाइंदा जरूर है। तो ये दोनों मुद्दा यहां पर फंसा हुआ है कि दोनों चाहता है कि इस क्षेत्र पे और दुनिया के तमाम इस्लामिक जो देश हैं, इस्लाम की जो दुनिया है, उस पर किसका प्रभुत्व रह पाएगा, इसको लेकर के बातें की जाती रही है, और दोनों में शिया और सुन्नी को लेकर के विवाद चलता रहा है। तो यह विवाद क्षेत्रीय संप्रभुत्ता को लेकर के भी यहां पर पहुंच गया। एक मुद्दा और है, वह है 1979 का। उस वक्त क्या हुआ था? ईरान की क्रांति हुई थी। अब ईरान की क्रांति जो हुआ, उस क्रांति से कुछ विवाद भी उत्पन्न लिए। अब ईरान की क्रांति क्या हुई, इसे समझना यहां पर जरूरी है। देखिए, ईरान जैसा मैंने कहा कि पौराणिक गौरव को लेकर के चलता है, इस्लाम की पौराणिक गौरव। इसने कहा कि देखिए, ईरान की क्रांति के बाद कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं या इस क्षेत्र में जो है, वहां पर हम क्या करेंगे? राजशाही को खत्म करना चाहते हैं। राजशाही मतलब राजा का शासन जो है उसे खत्म कर दीजिए, ठीक है। फिर किसका शासन हम लागू करना चाहते हैं? तो धर्म का। इन्होंने कहा धर्म, और धर्म किसका? तो इस्लाम का। अब यहां पर देखिए, बात यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप कि मैंने कहा ईरान, यह भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरबिया भी मुस्लिम कंट्री है, तो दोनों ही धार्मिक रूप से इस्लामिक कंट्री हो गया। फिर मुद्दा क्या आया? राजशाही। अब सऊदी अरबिया ने कहा कि भाई हम राजशाही के हिसाब से चलेंगे, लेकिन ईरान ने कहा राजशाही की कोई जरूरत नहीं है, आप धर्म के हिसाब से चलिए, सिर्फ इस्लाम का शासन वहां होगा। अब यहां पर आकर के सऊदी अरबिया को परेशानी हुई कि अगर इसी तरह से स्थिति चलती रही तो सऊदी अरबिया में जो राजशाही का शासन है उसे समाप्त करने की मंशा ईरान रखता है। तो वैचारिक मतभेद जो है वह क्षेत्रीय प्रभुत्व को एक विवाद का जड़ बना दिया। इसके बाद जो 1979 में ईरान की क्रांति होती है, और ईरान के तरफ से जो एक हवा बहता है धर्म के शासन का, राजशाही को खत्म करने की बात, इसके बाद इन दोनों में और भी वैचारिक मतभेद बढ़ता चला जाता है। कहीं पर भी ऐसा संयोग नहीं बनता दिखता है इतिहास में कि इन दोनों देशों ने कोशिश किया होगा कि हम अपने बीच की जो तलखी है इसे समाप्त करें, बल्कि कई बार ऐसा मुद्दा आता रहा और दोनों के बीच जो है तलखियां और बढ़ती रह गई। समय के साथ अभी सोचा गया था, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जानकारी रखते हैं, उनका यह मानना था कि सलमान जिस हिसाब से प्रगतिशील व्यक्ति हैं, इजराइल से जब वो वार्ता कर सकते हैं तब वो संभव है कि ईरान से भी वार्ता कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो सलमान के द्वारा बयान दिया गया, ईरान को लेकर के जो बात की गई, उससे तो यह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि इस रीजन में, मिडिल ईस्ट के इस हिस्से में कहीं से भी अभी शांति की उम्मीद की जा सकती है। कम से कम सऊदी अरब और ईरान की तरफ से यह बात की जाती है, ठीक है। 1981 में इराक का ईरान पे हमला होता है, ठीक है। यह तीन मुद्दा मैंने आपको बता दिया।
विवाद का कारण बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्षेत्रीय संप्रभुता बता दिया, धर्म का एंगल बता दिया आपको, फिर आपको मैंने ईरान की क्रांति भी बता दी 1979 की। चौथा मुद्दा आइए, चौथा मुद्दा होता है 1981 का। 1981 में क्या होता है, देखिए यह क्षेत्र जो है ना काफी अशांति वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता भी नहीं रहती है और स्थिरता का माहौल लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कंट्री है इराक, ठीक है। इराक के बारे में आप जानते हैं, इराक ने क्या कर दिया, हमला कर दिया ईरान पर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच विवाद हुआ, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। यहां पर सऊदी अरबिया जो है किसका दुश्मन, ईरान का। सऊदी अरबिया ने कहा यह ठीक वक्त है ईरान का अक्ल ठिकाने पे लगाने के लिए। इसने क्या कर दिया, इराक को का साथ दिया कि चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं। जैसे ही सऊदी अरबिया ने इराक का साथ दिया, ईरान को जो है यहां पर यह मैसेज गया कि यह हमें समाप्त करना चाहता है, यह चाहता है कि हमारी बर्बादी हो। यहां से और विवाद लगातार बढ़ गया, ठीक है। शीत युद्ध का दौर था ही, यह जो है अमेरिका के तरफ जाता गया और अमेरिका इसके खिलाफ होता गया, ईरान के खिलाफ। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप समझौता तोड़ा ईरान के साथ। तो यहां पर देखिए जब इन टॉपिक पर आप बात करेंगे ना, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है जब भी बात करेंगे तो ये दो देश से केवल जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होता है। वहां कोई करंट अफेयर जैसी नाम की चीज नहीं होती है कि आज ही यह घटना घट गई है, ठीक है। यह घटना जो है काफी पुरानी, लंबे समय से चीजें चलती आ रही होती है, बस नया कुछ और आ जाता है। जैसे मैंने कल ही के लेक्चर में आपको बताया था भारत और कनाडा के बारे में। ऐसा नहीं कि खालिस्तान मुद्दा आज आ गया निर्जर की हत्या के बाद, नहीं, यह मुद्दा बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, अभी ये मामला नया तुल पकड़ लिया। ठीक ऐसे ही ये चीजें जो है, इन दोनों के बीच रिश्ते पुराने समय से ही यहां पर बर्बादी के कगार पर रहा है। एक नया अध्याय और जुड़ गया है, ऐसा कहना यहां पर सही रहेगा, ठीक है। अब परमाणु हथियार को लेकर के बात करते हैं। हम तत्काल मुद्दा देख लिया, मैंने जितनी कोशिश की छोटे से लेक्चर में, जितना हो सकता था दोनों देशों के बीच की स्थिति, अलग अलग मुद्दों पर कहां कहां विवाद है, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब हम परमाणु हथियार को लेकर के बात करते हैं। चूंकि इस लेक्चर में हम वहां चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बता देता हूं। हालांकि यहां समझ लीजिए परमाणु हथियार के टेक्निकल चीजों पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। कभी संभव हुआ तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम मोटे तौर पर आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। परमाणु हथियार के बारे में जानते हैं कि यह जो है बहुत ही शक्तिशाली बम होता है, विस्फोटक होता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय जो है अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर आप कह सकते हैं कि बम बरसाया, या बहुत लोगों का यह भी कहना होता है कि सही मायने में अमेरिका ने इस दोनों बम में कितनी ताकत है, परमाणु हथियार में कितनी ताकत है, इन दोनों शहरों पे गिरा के उसका परीक्षण किया। अलग अलग राय हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। देखिए यह कैसे तैयार होता है, तो नाभिकीय संलयन से होता है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अभी जो दुनिया भर में परमाणु हथियार बन रहे हैं वह नाभिकीय विखंडन पर ज्यादा जोर है, ठीक है। कहा जाता है कि यदि नाभिकीय संलयन के द्वारा परमाणु हथियार का निर्माण होता है तो यह अपने स्वरूप में और भी अधिक खतरनाक होगा। इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि अगर कहीं भी विस्फोट होता है तो आधी दुनिया समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल यहां पर जोर है, जितने भी कंट्री बना रहे हैं नाभिकीय विखंडन के द्वारा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या जरूरी होता है, तो देखिए यूरेनियम की या फिर प्लूटोनियम की जरूरत होता है यह परमाणु विखंडन के लिए। अब ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वह यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हर एक कंट्री के पास यह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि इसकी जो तकनीक बनाने की है वह हर कंट्री के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो भी नया देश परमाणु हथियार विकसित करने की सोचता है वह किसी न किसी ऐसे देश से संपर्क करता है जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार हो, ठीक है। जैसे ईरान पर आरोप लगता रहा है तो ईरान के बारे में कहा जाता रहा है कि किसी और कंट्री से ले रहा है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के बारे में तो अब तो ऐसे एजेंसी भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि जिनका कहना है कि कंफर्म मान के चलिए कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। तो नॉर्थ कोरिया पर यह आरोप लगता रहा है कि वह पाकिस्तान से इसकी मदद लेता है, ठीक है। और पाकिस्तान पे लगातार आरोप यह है कि वह नॉर्थ कोरिया को इसकी तकनीक और इसकी सामग्री बेचता रहा है, ठीक है। तो इन हथियारों के इस्तेमाल में क्या होता है, रेडिएशन निकलता है और रेडिएशन का प्रभाव लंबे समय तक होता है। यदि आपको जानना है तो जापान में जो मैं बार बार कह रहा हूँ हिरोशिमा और नागासाकी, उसका पूरा अभी तक जो बम विस्फोट हुआ उसके बाद की क्या क्या घटनाक्रम रहा उसे आप पढ़िएगा। अभी तक वो दोनों शहर जो है उस बम विस्फोट से बाहर नहीं निकल पाया है, निजात नहीं पाया है, और तरह तरह की बीमारियां भी लोगों को होती रहती है। कारण क्या है, रेडिएशन, जो कि
काफी बड़ी मात्रा में रेडिएशन का वहां पर निकलता है। चलिए, अब परमाणु हथियार के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह जो है अत्यधिक विनाशकारी है, इसको लेकर के कहीं कोई दो राय है ही नहीं किसी के मन में। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN, कहीं मैगजीन या न्यूज़पेपर में ये लिखा दिखेगा तो यहां समझ लेना है ICAN, क्योंकि यही लिखा रहेगा, ये बहुत कम जगह लिखा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन की बात की जा रही है। इसने कहा कि परमाणु बम जो है, अगर इसका विस्फोट होता है तो लाखों लोगों की मौत होगी। अपने कई रिपोर्ट ये निकालता रहता है इन चीजों पर, तो इसने अपने रिपोर्ट में इस बात की जिक्र की है। इसका कहना है कि अगर 10 या 100 परमाणु बम में विस्फोट से न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है, बल्कि इस धरती का जो पूरा क्लाइमेट सिस्टम है उसमें ही परिवर्तन आ जाएगा। ये जो जलवायु है हमारी दुनिया की, इनका कहना है कि यदि इस तरह से 10 या 100 परमाणु बम का विस्फोट एक साथ होता है, मान लीजिए, इनका कहना इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, इतनी बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलेगी कि उसके बाद पूरी दुनिया की ये जो धरती का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट इस कदर चेंज हो जाएगा कि इसके धुआं से पूरी तरह से जो है वो एक छाया बन जाएगा। एक कह सकते हैं कि जैसे अर्थ हमारा है, तो अगर धुआं होता है एक तरह से छाया यहां पर पूरा तरह से ये शैडो के रूप में बन जाएगा, और सनलाइट जो है यहां पर फिर नहीं पहुंच पाएगा धरती तक, पूरा अंधेरा छाने की बात भी यह रिसर्च पेपर यहां पर करता है। उसके बाद इनका कहना है कि धरती का तापमान इससे क्या होगा, बेहद कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी यदि वहां तक नहीं पहुंच पाएगी धरती तक तो निश्चित तौर पर इसका तापमान जो है यहाँ का कम हो जाएगा, और अत्यधिक कम हो गया तो जो जनजीवन है वो पूरी तरह से तबाह हो सकती है, ऐसी बात की गई है। दुनिया की कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, यह बात जो है ICAN के द्वारा कहा गया है परमाणु हथियार के संदर्भ में। अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी जो है परमाणु हथियारों को लेकर के कई बार जो है रिपोर्ट जारी कर चुका है। इसने कहा है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की जो संख्या है वह तकरीबन अब 12,000 तक पहुंच चुका है। अपने आप में समझ लीजिए कितनी बड़ी आंकड़ा है, और 12,000 परमाणु हथियार होने का मतलब है कि धरती जो है इसे कम से कम 50 बार पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। अब सोच लीजिए, इतने आज जो है हमारे पास, पूरी दुनिया के पास परमाणु हथियार अब मौजूद है, जबकि ये इसकी संख्या अधिक देशों की नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कितने देशों के पास जो है परमाणु हथियार मौजूद है। यही स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि किन किन देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है। देखिए, इनका कहना है कि रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और पाकिस्तान, इतने तो देखिए कन्फर्म है पूरी तरह से, ये खुद भी स्वघोषित है, इन्होंने खुद भी बोला भी है, तो इतने के पास तो एकदम मान के चलिए कंफर्म है कि परमाणु हथियार है। दो कंट्री है, इजराइल और उत्तर कोरिया, यह माना जाता रहा है, यह भी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इन दोनों के पास भी परमाणु हथियार है। हालांकि खुले तौर पर ये दोनों जो है इस बात को जगजाहिर नहीं करते हैं। इजराइल के बारे में तो फिर भी कंफर्म लोग मान के चल रहे हैं आजकल, लेकिन उत्तर कोरिया के बारे में ऐसा नहीं माना जाता है। लेकिन उत्तर कोरिया खुद नहीं कहता है, लेकिन दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, इन चीजों पर काम करते हैं, जो एजेंसियां इस पर रिपोर्ट तैयार करती है, उनका मानना है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, और ठीक ठाक संख्या उसके पास अब मौजूद हो चुका है। आप उत्तर कोरिया के शासक को जानते हैं, किम जोंग उन, वो इस तरह का काम करते रहते हैं, लगातार जो है कई तरह के मिसाइल्स का, हथियारों का परीक्षण करने के लिए जाने जाते हैं। तो उनके बारे में ही कहा गया है कि उन्होंने इस हथियार को हासिल कर लिया है। अब यहां पर देखिए किन किन कंट्री के पास परमाणु हथियार मौजूद है और उसकी संख्या कितनी है। रसिया के पास बताया गया है कि परमाणु हथियार की तादाद सबसे अधिक है, और रसिया के पास है 5,889। यह अपने आप में बहुत अधिक आंकड़ा है। यदि यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर के बात करें तो 5,224। अब रसिया और यूनाइटेड स्टेट को समझ लीजिए, इन दोनों में 36 का आंकड़ा तो रहता ही है, तो इनके जब भी हथियारों की संख्या होगी वो आसपास ही होगा, ठीक है। जो कदम ये लेगा वही कदम ये करेगा, इन दोनों का अलग खेल चलता रहता है। शीत युद्ध में पूरी दुनिया ने इस चीज को देख ली, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये खुल के और सामने आ गए। उसके बाद चाइना के पास 410 है, उसके बाद फ्रांस के पास 290 है, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है। यहां पर अब दो कंट्री आता है, पाकिस्तान और यहां पर भारत की बात करेंगे। पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 164 है, यानी कि भारत से भी अधिक परमाणु हथियार जो है पाकिस्तान ने बना लिया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां करेगा पता नहीं, वो एक ही कंट्री के लिए सोच के चलता है भारत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन भारत जो है इसका इस्तेमाल करने की कभी बात नहीं करता है।
वह शांति स्थापित रह सके। ठीक है, कई बार कहते हैं मजबूत घेरा जो है ना वो शांति स्थापित करता है। यूपीएससी ने एक बार एसए में भी इस तरह का टॉपिक दिया था। तो कई बार मजबूत बाड़े जो होते हैं वह कहीं न कहीं शांति का कारण बनता है। तो इस वजह से यही सोच के साथ भारत ने परमाणु हथियार विकसित किया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत के अगर दोनों तरफ देखेंगे पड़ोसी देशों को, आप यहाँ पर एक मैप मैंने दिखाया था, यह भारत की अवस्थिति है। तो देखिए चाइना जो है परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है और पाकिस्तान भी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। इस स्थिति में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता और अपनी अखंडता एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाता। ठीक है, जबकि ये दोनों ही देश जो है, इन दोनों ही देशों के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा। ये हमारे लिए शत्रु राष्ट्र हैं और दोनों के साथ हम युद्ध भी लड़ चुके हैं और छद्म युद्ध तो लगातार ही चलता रहा है। इसलिए भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने के लिए बाध्य होता है, ना कि पूरी दुनिया को डराने धमकाने या फिर उस पर अधिकार की मंशा के लिए। ठीक है, तो यहां तक मामला समझ में आ गया। अब यहां पर इजराइल के पास, जैसा कि मैंने बताया है कि इजराइल को भी माना जाता है कि इसने विकसित कर लिया और 90 इसके पास है, और नॉर्थ कोरिया के बारे में भी माना जाता है कि 30 इसके पास परमाणु हथियार हैं। जबकि इसकी माली हालत देखें, आर्थिक स्थिति देखें तो नॉर्थ कोरिया की बहुत ही बेकार आर्थिक स्थिति है। वहां के लोगों की, वहां के नागरिकों की जो जीवन यापन है बहुत बेहतर नहीं है। यही पाकिस्तान के संदर्भ में भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों को एक तरह से यह खुमार चढ़ा हुआ है कि परमाणु हथियार तो हम विकसित करेंगे ही, साथ ही बाकी मिसाइलों का भी जो भंडारा है उसे वह लगातार बढ़ाते जा रहा है। अब यहां पर देख लीजिए कि कौन कौन देश ऐसे हैं जहां पर परमाणु हथियार जो है रखा गया है, ताकि कभी भविष्य में लॉन्च करना पड़े उस देश की भूमि का इस्तेमाल किया जा सके। यूएसए जो है इटली में, तुर्की में, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में कुछ परमाणु हथियार रखा है। 35 परमाणु हथियार वह इटली में रखता है, उसके बाद 20 तुर्की में, बेल्जियम में 15, जर्मनी में 15 और नीदरलैंड्स में 15। ठीक है, रसिया जो है बेलारूस में, क्योंकि बेलारूस जो है इसका साथी है, इसके मित्र राष्ट्र है, तो बेलारूस में इसने कुछ परमाणु हथियार रखे हैं। उसकी संख्या कितनी है इस पर शंका बना हुआ है। रसिया ने कभी भी जगजाहिर तौर पर यह बात नहीं बताई है। तो पूरी दुनिया के हालात आप देख लिए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन 12,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं और 12,000 परमाणु हथियार जो मौजूद हैं वह केवल इन्हीं चंद देशों के मिलाकर, लेकिन आप देखिए 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9, तो 9 देश ऐसे हैं जिनके पास, इस केवल 9 देश को मिलाकर के देखें तो तकरीबन 12,000 तक यह आंकड़ा चला जाता है। तो अपने आप में ही यह चिंता का विषय है, क्योंकि यदि इतने हथियार हैं और कहा जाता है कि 50 बार पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है, तो समझ सकते हैं मानवता के लिए यह कितना खतरा हो सकता है। और किसी आतंकवादी संगठन के हाथ ये हथियार लग गया फिर क्या स्थिति हो सकती है, आप इसे समझ सकते हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार की बात करते हैं, चूंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और हमारा सदाबहार दुश्मन ये बना हुआ है। कभी तार के नीचे से, कभी झाड़ के पीछे से लगातार घुसपैठ करता ही रहा है। 4 युद्ध लड़ चुका है। हमने उनसे 1948 में हराया, हमने 65 में इसे हराया, हमने 71 में हरा करके बांग्लादेश भी अलग कर दिया, 1998 में इसे कारगिल के युद्ध में हराया। लेकिन पाकिस्तान जो है इस सब चीज़ों से बाज नहीं आता है। सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार उस पर हुए, एयर स्ट्राइक हुए, लेकिन इन सब चीज़ों से पाकिस्तान का क्या लेना देना। स्थिति माली इतनी खराब है कि दुनिया भर में कर्ज लेने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उन्होंने इतना तक कहा कि भारत चांद पे चला गया है और हम कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। हमने पाकिस्तान की यह स्थिति बना दी है, इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तो आप पाकिस्तान में देख ही नहीं, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन ये सब ये नहीं करेंगे, इनको परमाणु हथियार जरूर बनाना है और परमाणु हथियार की संख्या भारत से अधिक होनी चाहिए। परमाणु हथियार के अलावा अन्य हथियार भी, जैसे ही भारत एक मिसाइल लेगा ये दूसरे मिसाइल की तैयारी करेगा। भारत वहां पर राफेल की बात करेगा फ्रांस से, तो ये तुरंत जो है बात करेगा कि भैया हमको F-16 कहीं से भी दे दो। ये F-16 यूज करता है लड़ाकू विमान में। हम राफेल अब नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं, राफेल के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वह इसी तरह की बनी हुई है कि पाकिस्तान के पास लगभग ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 170 परमाणु हथियार हो सकता है। और पाकिस्तान पर ही ये आरोप है कि इसने
उत्तर कोरिया को यह तकनीक दिया है, उत्तरी कोरिया ने इससे मदद लिया है। हालांकि यह भी कहा जाता है कुछ रिसर्च में कि इसने रूस से और चीन से भी यह मदद लिया है। क्योंकि देखिए उत्तरी कोरिया जो है इसकी झगड़ा कहीं ना कहीं यूएसए से चलता रहता है, अमेरिका से चलता रहता है, और अमेरिका का दुश्मन कौन है? रूस और चीन है। तो जाहिर सी बात है यदि उत्तर कोरिया हथियार के हिसाब से मजबूत होगा तो किसके लिए भय का माहौल होगा? यूएसए के लिए। अच्छा किसके लिए होगा? रसिया और चीन के लिए। ये दोनों कहेगा चलो चलो करो। और यूएसए का दोस्त कौन है? भारत। पाकिस्तान का भारत से कैसा संबंध है? दुश्मनी का। तो पाकिस्तान भी दे देगा, मदद करने की कोशिश करेगा उत्तर कोरिया को। तो यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह से उलझा हुआ है। तो अब जब भी आप अंतरराष्ट्रीय संबंध को पढ़े ना, तो संबंध जो होता है, आपका भी संबंध किन्हीं के साथ निजी संबंध हो ना, तो वह एक कारणों पर टिका हुआ नहीं होता है। कई कारण होते हैं, कई एलिमेंट बन के किसी के साथ संबंध जुड़ता है और कई वजहों से संबंध टूटता भी है, कोई उसकी एक वजह नहीं होती है। तो यहां यही मामला फंसा हुआ है। आप देखेंगे इस हथियार के खेल में तो अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। वर्ष 2025 तक हथियारों की संख्या इसने टारगेट रखा है, ऐसे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इसने टारगेट रखा है कि 2025 तक मैं 200 परमाणु हथियार जो है वो बना के मानूंगा। हालांकि 2025 तक कर्ज के जाल में पूरी तरह से डूब जाएगा पाकिस्तान, बर्बाद होने वाला है। लेकिन फिर भी परमाणु हथियार की जिद जो है, उसकी चाहत, उसके लिए जो मोहब्बत है, वह पाकिस्तान का कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके सामने भारत उसे नजर आ रहा है। अब भारत के पास परमाणु हथियार की कितनी संख्या है ये देखिए। 18 मई 1974 का दिन, भला कौन भूल सकता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पूरी दुनिया की नजर से हमने छुपते छुपाते हुए, बचते बचाते हुए 18 मई 1974 को पहला परीक्षण कर लिया था और हमने यह मान लिया था कि अब हम उन देशों में शामिल हो चुके हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और खामियाजा भुगतना किनसे पड़ा? तो जो यूएसए है और पश्चिमी देश हैं, उन्होंने भारत पे तरह तरह के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन चूंकि यह हमारे हित के लिए जरूरी था, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी अपनी रक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए जरूरी था, इसीलिए हमने यह किया था। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है उसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। देखिए यह जब हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति जब हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और यह कब हुआ था? 1998 में, जो पोखरण में हुआ था। यह अपने आप में ही एक अद्भुत घटना है। उस वक्त जो यहाँ का देखरेख कर रहे थे वह पूर्व राष्ट्रपति, वो साइंटिस्ट भी थे, आप जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो उनके देखरेख में ऑपरेशन शक्ति का काम जो संपन्न कराया गया था। और दुनिया ने जैसे ही यहां पर ऑपरेशन शक्ति सफल हुआ, स्माइलिंग बुद्धा कहा फोन पे डॉक्टर कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से, स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद पूरी दुनिया जो है चकित रह गई कि भारत ने ये काम कैसे कर लिया। क्योंकि यहाँ पर जो यूएसए है, पश्चिमी मीडिया है, उसके जो खुफिया एजेंसी है, सभी इस चीज की जानकारी लेना चाह रहे थे कि भारत ये काम कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। क्योंकि जानकारी तो थी कि इंडिया कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर वो जानकारी जुटा नहीं पाए और हमने वो करके दिखा दिया जिसकी दुनिया हमें रोकना चाहती थी, नहीं करने देना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक हमें प्रतिबंध झेलना पड़ा, लेकिन फिर हम आगे इससे निकल गए। कभी मौका लगा तो इसकी पूरी कहानी किसी लेक्चर में, यह घटना आता है करंट अफेयर्स में, तो जरूर उस पर हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। अपने आप में ही बेहद दिलचस्प इसकी कहानी, भारत के परमाणु हथियार हासिल करने की, एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनने की कहानी बेहद दिलचस्प और आंदोलित करने वाली है। वर्ष 2003 में भारत का परमाणु सिद्धांत आता है। जब इस तरह की चीजें होती है, 1998 में फिर प्रतिबंध लगता है, दुनिया जो है भारत से किनारा करने लगती है। भारत ने 2003 में अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया। और परमाणु सिद्धांत क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि भैया हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत दिलचस्प इसके पंक्तियां हैं, कभी आपको मौका लगे तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है इंडिया का, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इसको पढ़िए। यूपीएससी के अलावा भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। तो नो फर्स्ट यूज नीति में भारत कहता है कि देखिए हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो चलो हम पाकिस्तान पे परमाणु हथियार मार दिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि भारत जानता है कि और भी हथियार हमारे पास हैं पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, तो क्यों इसका इस्तेमाल करना है। यह तो बैलेंस बनाने के लिए रखा गया है ना, कि दबदबा थोड़ा सा मजबूत बना रहे। तो भारत ने कहा कि हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक जिम्मेदार देश हैं,
तो एक जिम्मेदार देश जो होता है वह इस तरह की हल्की बातें नहीं करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कभी भी कोई भी पाकिस्तान की तरफ से इतना घुसपैठ होता है, इतनी आतंकवादी घटनाएं होती है, लेकिन भारत की तरफ से कभी यह बयान नहीं जाएगा आधिकारिक तौर पर कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी नहीं। चीन के साथ इतना झड़प हुआ, डोकलाम में हुआ, आप जानते हैं, लेकिन कभी भी भारत ने यह नहीं कहा कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी दिखाता है। यह दिखाता है कि आप चीजों को लेकर के कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितने संवेदनशील हैं। जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान के बारे में आपको कितनी जानकारी है। तो भारत ने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, पूरी दुनिया के सामने रखा कि देखिए हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी के साथ भी हमारा युद्धों हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ यह करने की कोशिश की, फिर तो क्या कहना, फिर तो उसकी जो कोशिश है उस कोशिश को हम पहले खत्म करेंगे और उसके बाद हम लॉन्च करेंगे अपना परमाणु हथियार और उस राष्ट्र को भी खत्म करेंगे। ठीक है, उसको माकूल जवाब भी देंगे। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन रखा है नो फर्स्ट यूज नीति की, तो यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दुनिया भर के लोग जो हैं, जितने भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लीडर हैं, वो सब चकित रह गए कि ये क्या कह रहे हो भाई। लेकिन इतनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया भारत ने कि फिर यहाँ कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया था जैसे कि G20 का भी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित हो गया। अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का भी पढ़ के देखिए, वो पूरी तरह से भाषा का खेल है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो शेरपा थे, है ना, उनका पूरा तरह से इसमें योगदान रहा है। 300 से अधिक मीटिंग्स उन्होंने लिया दुनिया भर के लीडर के साथ, और तब जाकर के हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दुनिया भर के देशों से G20 के मीटिंग में सबके साथ जो है बात करवा लिया, साइन करवा लिया। उसमें रशिया भी है, चीन भी है, यूएस भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी है। अब सोच लीजिए, तो ठीक ऐसा ही भाषा का खेल यहां पर किया गया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में। कभी इन चीजों पर डिटेल से बात किया जाएगा। भारत के पास अभी जैसा कि मैंने बताया था कि 164 परमाणु हथियार मौजूद हैं, और भारत जो है फिलहाल अब चाहता भी नहीं है कि इसमें बहुत इजाफा किया जाए। ठीक है, क्योंकि भारत की सोच क्या है कि अपनी सुरक्षा तंत्र में वैरायटी लाया जाए, डाइवर्सिटी किया जाए। ठीक है, भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता विकसित है। इसको क्या कहते हैं? परमाणु ट्राइड क्षमता। परमाणु ट्राइड मतलब तीन जगह से। जैसे कि भारत जो है जमीन से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है, भारत जो है हवा से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है, और भारत जो है समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। यानी कि तीनों ही जगह से भारत परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता रखता है। इसलिए परमाणु ट्राइड क्षमता, कैपेसिटी से एटॉमिक ट्राइड कैपेसिटी के रूप में इंडिया को भी जानते हैं। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है जो कि प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दिया करता हूं। जवाब नहीं देने का एक कारण यह भी होता है कि यह देखना कि आप पूरे लेक्चर को लिए हैं तो आप कितना समझ पाए हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो होता है लेक्चर से संबंधित होता है। दूसरी बात यह कहूं व्यक्तिगत तौर पर, तो मुझे आप लोगों पर यकीन भी होता है कि आप इसका सही जवाब दे देंगे, और आप में से अधिकांशतः लोग इसका सही जवाब देते भी हैं। इक्के दुक्के लोगों से जो गलती होती है तो उनके लिए कई बार वो पूछते रहते हैं कि सर क्या करें। कुछ नहीं करना है, पीछे जाइए, कोई स्टेटमेंट हो सकता है जो आप नहीं समझ पाए हो। अभी जाहिर सी बात है, आप आधे घंटे के लेक्चर में कुछ छूट जाता है, ध्यान कहीं बढ़ जाता है, तो सिर्फ उस जगह पे जाइए, स्किप करके वीडियो में उस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, समझिए कि क्या कहा गया था, फिर से आज जवाब पे आ जाइए, आप सही जान जाएंगे, जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जैसा कि मैंने कहता हूं कि विचार कीजिए और विचार करने नहीं लग जाना है, लौट करके सीधा आना है कि कमांड क्या है, कौन से सही हैं। सही नहीं भी हो सकता है तो पुछल्ले शब्द जो है, टेल वर्ड, उस पर ध्यान देना है। 3 विकल्प यहां दिया गया है, पढ़ते हैं। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, आपको देखना है कि गलत है या सही है। भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। ठीक है, अब यहां देखिए, जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है या नहीं है, यह आपको देखना है। दूसरी बात, मैं आपसे बस यह जानना चाह रहा हूं, चूंकि लेक्चर के आखिरी में हमने इस पर डिस्कशन किया है कि यदि किसी देश के पास परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता जमीन से भी हो, हवा से भी हो और पानी से भी हो, तो उस राष्ट्र को क्या बोलते हैं? एक टर्म मैंने अभी आपको बताया था, वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। भारत के पास अभी लगभग 164 परमाणु हथियार है। ठीक है, यह 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आप यहाँ एक होमवर्क और है, असाइनमेंट कहना ज्यादा सही होगा। आप ये बताइए कि अगर भारत के पास अभी 164 परमाणु हथियार हैं, तो लगभग का ही आंकड़ा बताइए कि पाकिस्तान के पास
कितने परमाणु हथियार है। इस 3 विकल्प में से भी जो भी आपको सही लगे उसके आधार पर यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा कि आप लगातार लिखते आए हैं और आप में से अधिकांशतः लोग जो हैं वह सही जवाब दे रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।